नमस्कार बच्चों, मैं भारती झा आप लोगों के समक्ष कक्षा 10वीं की हिंदी के पाठ्यक्रम से पाठ 1.3 बादल को घिरते देखा है नामक पाठ का सप्रसंग विशेष सहित व्याख्या लेकर के आई हूँ। इससे पहले भाग में हमने देखा था कविता का सस्वर गायन एवं कवि परिचय। तो कवि परिचय में हमने नागार्जुन जी के बारे में संक्षिप्त में हमने उनका जीवन परिचय देखा था। आज हम देखते हैं सप्रसंग विशेष सहित कविता की व्याख्या। तो पहला जो काव्य खंड है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो सर्वप्रथम व्याख्या करने के लिए हमें कविता के शब्दों का अर्थ मालूम होना बहुत आवश्यक है। अमल यानी निर्मल या स्वच्छ, धवलगिरी यानी श्वेत पर्वत के शिखरों पर, शिखर यानी पर्वत का ऊपरी भाग, सबसे नुकीला हिस्सा। फिर छोटे छोटे यानी एकदम छोटे छोटे आकार के, शीतल यानी ठंडे, तुहिन यानी ओस के, कणों यानी कण या बूंद। मानसरोवर तालाब को कहा जा रहा है यहाँ पे। स्वर्णिम यानी सुनहरे रंग के। तो इस प्रकार से हमने जो है घिरते यानी छा जाना बादल का। तो इस प्रकार से हमने कठिन शब्दों के अर्थ जो है देखे। अब हम इसके संदर्भ सप्रसंग विशेष सहित यानी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या जो है वो विशेष के साथ हम देखेंगे। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने निर्मल स्वच्छ सफ़ेद पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। मैंने छोटे छोटे मोती जैसे बर्फ के छोटे छोटे कणों को, तुहिन कणों को यानी ठंडे छोटे छोटे कणों को मानसरोवर में खिले हुए स्वर्णिम पुष्पों पर यानी कमल के पुष्पों पर जो है गिरते देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए, बादल को जो है छाते हुए, मैंने मंडराते हुए देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है, ऐसा जो है यहाँ पे नागार्जुन हमें बता रहे हैं। अब इसमें संदर्भ हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1.3 बादल को घिरते देखा है नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके कवि बाबा नागार्जुन हैं, ऐसा आप लिखेंगे संदर्भ। फिर प्रसंग में आ जाएगा, इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण जो है, बादल की छा जाने का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। ये हो जाएगा आपका प्रसंग। उसके पश्चात हम व्याख्या, जैसा अभी मैंने बताया कि कवि नागार्जुन कहते हैं कि मैंने निर्मल स्वच्छ सफ़ेद पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती के जैसे ठंडे जो है ओस की बूंदों को मानसरोवर में खिले हुए कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। इस प्रकार आपका व्याख्या हो जाएगा। उसके पश्चात फिर विशेष। अब विशेष में आपको इन पंक्तियों में जो भी विशेष लगे आपको उसको लिखना है। छोटे छोटे में पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा आपका। फिर तत्सम शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अमल, धवल, गिरी, शिखर, तुहिन, शीतल, इन सभी में तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल एवं सुबोध है। इस प्रकार से आपको विशेष लिखना है। अगला है हमारा, छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलिल में, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल। छोटी बड़ी यानी छोटी और बड़ी, श्यामल यानी काली, नील सलिल यानी नीले पानी में, उमस पावस यानी वर्षा ऋतु,
उमस यानी जो गर्माहट होती है, आकुल यानी व्याकुल। तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते यानी कीड़े मकोड़े खोजते हुए। तो इस प्रकार से जो है हम इसका भी व्याख्या देखते हैं। संदर्भ हमारा वही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1.3 बादल को घिरते देखा है नामक पाठ से ली गई है, जिसके कवि नागार्जुन हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा प्रसंग, यानी ये पंक्तियाँ किस प्रसंग में लिखी गई है। तो इन पंक्तियों में जो है कवि ने प्रकृति में जो तत्व हैं, जो पक्षी हैं, जो भी तत्व हैं, है ना, झीलें हैं, उन सभी का वर्णन जो है, प्राकृतिक तत्वों का वर्णन यहाँ पे किया है कवि ने। इस प्रकार से हमने प्रसंग देखा। अब हम इसका व्याख्या देखते हैं। कवि नागार्जुन कहते हैं कि मानसरोवर के पास में जो है, हिमालय पर्वत के पास में छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं और उनमें श्यामल यानी काले नीले जल में समतल देशों से आकर यानी दूर देशों से आकर जो है जो पक्षी हैं वे अब पावस की उमस से व्याकुल हो रहे थे, जो यानी वर्षा ऋतु में उमस से जो व्याकुल हो रहे थे, वे जो है दूर दूर से आकर उस छोटे और बड़े झील के जल में जो है कीड़े मकोड़े खोजते हुए मैंने उनको देखा है, मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। इस प्रकार प्राकृतिक तत्वों का वर्णन यहाँ पर में कवि ने किया है। फिर विशेष में आपका लमसम वही आ जाएगा। आगे फिर देखते हैं हम। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु और सुबह के समय का जो है सुंदर बेला था, यानी बसंत ऋतु था और सुंदर सुबह जो है बहुत ही सुंदर सुबह था और मंद मंद अनिल जो है बह रहा था, यानी धीरे धीरे जो है हवा जो है बह रही थी, और बालर उनकी मृदु किरणें थी, यानी उगते हुए सूर्य की बहुत ही कोमल कोमल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे और ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे सूर्य के आजू बाजू जो है अगल बगल में स्वर्णाभ शिखर यानी स्वर्ण के जैसे सुनहरे शिखर हों, पर्वत हों, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि चकवा चकई जो हैं वे पक्षी चिर अभिशापित है, यानी बहुत पहले से ही जो है बहुत पुराने समय से उनको ये अभिशाप मिला है कि वे जब रात्रि हो जाए तो एक दूसरे से जो है अलग होकर के ही वे अपनी रात को बिताते हैं। इस प्रकार से वे दुखी रहते हैं, क्रंदन करते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन जब प्रभात होता है, सुबह होता है, तब उनका क्रंदन जो है बंद हो जाता है और इस प्रकार से वे प्रसन्न हो जाते हैं और शैवालों की हरी दरी रूपी धरती पर जो है उनके प्रणय कलह को जो है हमने छिड़ते हुए देखा है, मैंने बादल को घेरते हुए देखा है। ऐसा यहाँ पे बाबा नागार्जुन हमें बता रहे हैं इन पंक्तियों में। संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग में आपका आ जाएगा कि बसंत ऋतु का जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है। फिर व्याख्या आपका जो अभी मैंने बताया वो रहेगा। उसके बाद फिर विशेष में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, मंद मंद अलग अलग, इन सभी में जो है पुनरुक्ति अलंकार है। चकवा चकई, इसमें च की आवृत्ति हो रही है तो आपका अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। फिर बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से आपको विशेष निकाल करके बनाना है। फिर अगला है हमारा, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल
के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ पे जो है कवि कह रहे हैं कि मैंने दुर्गम बर्फानी घाटी में, यानी बहुत ही कठिनाई से जहाँ पे पहुँचा जाए, वैसे दुर्गम जो है कठिनाई से पहुँचा जाए ऐसे घाटी में 100 हज़ारों फुट की ऊंचाई पर अपने ही नाभि से निकलने वाले कस्तूरी को जो खुशबू है उसको ढूंढते हुए जो है मैंने मृग को जो है कस्तूरी मृग को जो है ढूंढते हुए इधर उधर दौड़ते हुए देखा है, और कस्तूरी न मिलने पर उसे स्वयं पर चिढ़ते हुए भी देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। इस प्रकार से ये आपका जो है व्याख्या समाप्त हो जाता है। इसमें भी संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग में जो है दुर्गम बर्फानी घाटी का जो है वर्णन किया गया है, कस्तूरी मृग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका व्याख्या और अंत में विशेष आ जाएगा। तो विशेष जैसा इससे पहले हमने निकाला है वैसे ही 4-5 आपको विशेष इसमें से छांटना है। फिर अब आ जाते हैं हम प्रश्नोत्तर पे। तो बहुत ही सरल है, यदि आप व्याख्या समझ जाते हैं तो प्रश्नोत्तर आपके स्वयं से बन जाएंगे। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? हमने इससे पहले अभी पढ़ा हुआ है कि जो है मानसरोवर के कमलों पर जब ओस की बूंदें गिरती है और सुनहरे सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वो सुनहरा दिखने लगता है, इसलिए उसे स्वर्णिम जो है कहा गया है। फिर है बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखे। तो किस प्रकार से यहाँ पे कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है उसे हमें लिखना है। कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहता है? अभी अभी हमने पढ़ा है चकवा चकई के बारे में कि वो जो है चिर अभिशापित है, उन्हें ये अभिशाप मिला हुआ है कि वे रात्रि के समय जो है अलग अलग हो जाते हैं और क्रंदन करते रहते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो वे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें जो है इसका उत्तर बनाना है। कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस प्रकार से किया? हमने अंतिम जो है काव्य खंड में देखा है कि किस प्रकार से जो है कवि ने कस्तूरी मृग का यहाँ पर उल्लेख किया है। उसके बाद फिर भाव स्पष्ट करने के लिए जो व्याख्या हमने पढ़ा है वही आपको इसमें भाव स्पष्ट करना है। इस प्रकार से ये पाठ हमारा संपन्न होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अंत तक सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।